नमस्कार, मैं हूं गंगेश गुंजन। सीट का अपडेट हम आपको बताएंगे और वो भी लाइव अपडेट। हर सीट पर कौन किससे कितना आगे है, कौन किससे कितना पीछे है, ये तमाम तरह की जानकारी हम आपको देंगे। हमारे रिपोर्टर्स अलग अलग सीटों पर मौजूद हैं, वो आपको सही और सटीक जानकारी देंगे। इस मामले में आज जहां तक हम पहुंच रहे हैं, आज जिन सीटों की चर्चा करेंगे उसमें एक है पाकुड़ और दूसरा है जामताड़ा। जामताड़ा आपको मालूम है अब समय से पहले ही बहुत हॉट सीट हो चुका है और जामताड़ा में जो पल पल की खबरें हैं वो पूरे राज्य को एक तरह से चौंका रही हैं। एक बयान और उस पर बहुत सारे रिएक्शंस, क्या कुछ हुआ है जामताड़ा में, सीधे जानेंगे। हमारे पॉलिटिकल एडिटर उदय वहाँ मौजूद हैं। उदय, पूरी जानकारी हम आपसे लेंगे। सबसे पहले आज का अपडेट बताइए, आज का अपडेट, आज पर्टिकुलर डे में क्या खास हुआ है जामताड़ा में? देखिए, आज जामताड़ा में सीता सोरेन ने बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन किया है। पहले चर्चा इस बात को लेकर चल रही थी कि हेमंता बिश्वा शर्मा भी आने वाले हैं, लेकिन वो नहीं पहुंच पाए और उनकी जगह शुभेंदु अधिकारी जो बंगाल के नेता प्रतिपक्ष हैं वो यहाँ पहुंचे थे। सीता सोरेन ने अपना नामांकन किया। उसके बाद जामताड़ा गांधी मैदान में एक जनसभा हुई थी और उसमें अच्छी खासी भीड़ जुटी थी। ग्रामीण लोग काफी संख्या में आए थे और माना जा रहा है कि इस वजह से वहाँ काफी जाम का आलम था। और देखिए, वहाँ जितने लोग आ रहे थे उन सबके बीच उस बयान को लेकर एक चर्चा चल रही थी कि आखिर इस तरह का बयान जो इरफान अंसारी की तरफ से दिया गया है तो जामताड़ा एक हॉट सीट में तब्दील हो गई है। हालांकि देखिए, जामताड़ा में एक और प्रत्याशी तरुण गुप्ता, वो पहले आजसू में थे, इससे पहले भी वो चुनाव लड़ चुके हैं। लोगों में कयास इस बात को लेकर लगाया जा रहा था कि वो संभावित प्रत्याशी होंगे, लेकिन बीजेपी ने ऐन वक्त पर अपना प्रत्याशी यहां बदल दिया है और अब तरुण गुप्ता ने भी अपना नामांकन आज दाखिल किया। तो उन्होंने भी दाखिल किया। उनके अलावा JLKM के एक प्रत्याशी ने भी आज जामताड़ा से नामांकन दाखिल किया, लेकिन हर तरफ चर्चा सीता सोरेन के नामांकन की रही और इसका असर भी पूरे जामताड़ा शहर में आज दिखाई दिया है। तो आप एक तो जो आप बोल रहे हैं, जिस तरह से इरफान अंसारी ने बयान दिया, आमतौर पर उनकी आदत रही है किसी बात पर टिप्पणी कर देना और ऐसी टिप्पणी, ऐसी तल्ख टिप्पणी हो जाती है कई बार कि उनके लिए बड़ी मुश्किल होती है। क्या वो टिप्पणी इस बार के चुनाव में, चूँकि अभी मतदान होने में वक्त है उदय, क्या उस टिप्पणी का महत्व, उस टिप्पणी का असर उतने दिनों तक कायम रहेगा या आपको लगता है कि अभी बीच में बहुत सारी लहरें आएंगी और जाएंगी? देखिए, जामताड़ा की पूरी सियासत तब उस टिप्पणी पर डिपेंड कर गई है और लोगों में एक रिएक्शन है, लोगों में एक गुस्सा है। जो दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्र से आए थे उनके अंदर भी इस बात को लेकर चर्चा थी कि आखिर इस तरह का बयान क्यों दिया, कैसे दिया। और शुभेंदु अधिकारी मंच से भी वो कह रहे थे कि आप लोगों को पता है उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने उस बात को स्टेज से कहकर सुनाया, बोला आप लोगों को सुनकर कैसा लगा, तो सभी ने एक स्वर में उसकी आलोचना की थी। और देखिए, ये मुद्दा अब बड़ा बन गया है। इरफान अंसारी ने उनकी सीता सोरेन की जो बेटी है अंजलि सोरेन, उन्हें लेकर भी कुछ टिप्पणी की थी, वो भी चर्चा का विषय बन गया है। सीता सोरेन जी ने कहा है कि उस पर भी हम मामला दर्ज कराएंगे। और देखिए, सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात की चल रही है। जब बसंत सोरेन से मीडिया ने पूछा कि आप इस पर क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इरफान अंसारी ने गलती की है, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। और जब यही बात सीता सोरेन से पूछी गई कि इस तरह से बसंत सोरेन जी का बयान आया है, तो सीता सोरेन ने यह साफ कह दिया कि देखिए, इस तरह की बातों की ये नेचर में होता है, इस तरह के बातों को लेकर कोई माफी नहीं होती है, अब जनता सबक सिखाएगी। तो जाहिर सी बात है, फिलहाल वो काफी बड़ा मुद्दा बन गया है। सीता सोरेन हो या बीजेपी के कोई दूसरे नेता हो, हर किसी की जुबान पर यही बात है। शुभेंदु अधिकारी ने भी आज तमाम मुद्दे उठाए हैं संथाल के, चाहे वो घुसपैठ हो या फिर लोगों को नागरिकता दिए जाने का मामला हो, या फिर इन तमाम मामलों को लेकर आज उन्होंने बात रखी है, आवाज उठाई है। अब देखिए, अभी हालांकि चुनाव में वक्त है और इस बयान का असर, ये जो इसका असर कहां तक कायम रहता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। उदय, ये मान लिया जाए कि ये सीट बहुत हॉट सीट हो गया है अब चूंकि अगर ये हॉट सीट है तो सब पूरी ताकत इस पर लगेगी, वो चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, और जो जातिगत इक्वेशन है। इंटरेस्टिंग फैक्टर वो ये हो गया है कि सीता सोरेन ने आज कहा कि शिबू सोरेन जी का आशीर्वाद शुरू से उनके साथ रहा है, आगे भी है। और अब देखिए, सब कुछ निर्भर इस बात पर करता है, जो वहाँ के लोगों से बात हो रही थी वो ये बता रहे थे कि अब जामताड़ा की जनता ये देखेगी, जामताड़ा के जो आदिवासी वोटर्स हैं, कि कल्पना सोरेन, हेमंत सोरेन या वसंत सोरेन कोई यहाँ पे इरफान अंसारी के पक्ष में प्रचार करने आते हैं या नहीं आते हैं। अगर वो आते हैं तो भी मुश्किल होगी,
होगी, नहीं आते हैं तो इरफान अंसारी के लिए मुश्किल होगी, और अगर वो आते हैं तो इसका मतलब होगा कि जो वोटर्स हैं, जो जेएमएम के झंडे को देखकर या फिर जो गुरुजी के चेहरे को देखकर वोट करते हैं, उनकी तरफ ये मैसेज होगा कि जेएमएम कहीं न कहीं सीता सोरेन जी के साथ है, अगर वो नहीं आते हैं तो। और अगर आते हैं इरफान अंसारी जी का प्रचार करने, तो ऐसे में उनके लिए ये मुश्किल बात होगी कि उनके परिवार की बहू पर कोई इस तरह की बातें कह रहा है और भाई आप प्रचार करने आ रहे हैं, तो ये अब जेएमएम के लिए फंसने वाली थोड़ी सिचुएशन हो गई है कि जेएमएम अब क्या करेगा, ये देखना दिलचस्प होगा, और इस पर बहुत कुछ यहाँ के समीकरण निर्भर करेंगे। बिल्कुल। और उस परिवार पर जो हम कह सकते हैं यहाँ अभी पॉलिटिकल पहला परिवार है, उस परिवार के सामने भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि इस तरह का बयान देकर इरफान अंसारी ने खुद के लिए एक बड़ी मुश्किल मोल ले ली है। अब वो कहाँ तक चुनाव में उसको पैचअप कर पाते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। कांग्रेस के बड़े नेता उनके पास पहुँचेंगे ज़रूर, उनके समर्थन में पहुँचेंगे ज़रूर, लेकिन ये जो बयान है ये तभी कहीं से भी पैचअप होगा जबकि शिबू सोरेन परिवार से, गुरुजी के परिवार से कोई वहाँ पहुँचे और वो चुनाव प्रचार करे इरफान अंसारी का। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि ऐसा जैसे ही होगा ऐसा, तो ये साफ मान लिया जाएगा कि परिवार के अंदर की लड़ाई बाहर सड़कों पर आ गई है। ये बहुत दुविधापूर्ण स्थिति है, हम कह सकते हैं, गुरुजी के परिवार के लिए। जहाँ तक सीता सोरेन का सवाल है, सीता सोरेन कितनी कॉन्फिडेंट दिखती हैं आपको चुनाव में? देखिए, सीता सोरेन कॉन्फिडेंट काफी दिखाई दे रही हैं, और जिस तरह से भीड़ जुटी, जिस तरह से उन्होंने आज एक छोटी सी रैली भी की, वो पदयात्रा करते हुए काफी दूर तक गई, तो काफी लोग आए थे। हाँ, एक बात अभी तक जामताड़ा का जो शहरी वर्ग है वो अभी तक सड़क पर उतरा हुआ या उनके समर्थन में उतरा हुआ नहीं दिखाई दे रहा था, ये बात भी हमने गौर की है। लेकिन जो आदिवासी लोगों का जुनून है, जो नारायणपुर है, करमाटांड़ है, जो खास जगह है, नारायणपुर से काफी संख्या में लोग आए थे और वो कह भी रहे थे। और हाँ, लोगों की शिकायत इस बात को लेकर थी, देखिए थोड़ी एंटी इनकम्बेंसी भी हो जाती है, क्योंकि लगातार दूसरी बार इरफान अंसारी विधायक हैं। कई लोगों ने ये भी कहा कि देखिए यहाँ कॉलेज बनना था, यहाँ कुछ विकास के काम नहीं हुए, वो तमाम विकास के काम मधुपुर चले गए। उन्हें इस बात का मलाल था कि इरफान अंसारी जी सत्ता में रहे, सरकार में रहे, लेकिन यहाँ बहुत सारी सौगातें जामताड़ा को नहीं दे पाए। जामताड़ा में स्कूल, कॉलेज या फिर कुछ ऐसा टेक्निकल इंस्टीट्यूट, वहाँ के स्थानीय लोग कह रहे थे कि ये सब कुछ अभी तक यहाँ नहीं हो पाया, और इसके लिए वो कहीं न कहीं इरफान अंसारी को कसूरवार ठहरा रहे थे। तो ये भी एक फैक्टर है। आमतौर पर ये बहुत कॉमन है, उदय, कि जो भी विधायक होते हैं उनको लेकर थोड़ी एंटी इनकम्बेंसी बन जाती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। इम्पॉर्टेंट ये है कि चुनाव के जो बाकी बचे हुए दिन हैं उसमें कितनी सजगता से और कितनी तत्परता से दोनों पार्टियां लड़ती हैं। इरफान अंसारी इसके पहले भी एक विवाद में फंस चुके हैं, अदालतों और जेलों, तमाम तरह की नज़रबंदी, इन तमाम चीज़ों से हम कहेंगे कि उनको होकर गुजरना पड़ा है। तो वो थोड़ी मुश्किल ज़रूर है, उनको बहुत सारी चीज़ों से उबरना है अभी, और देखना होगा कि वो किस तरह से अपनी सीट को अब आगे लेकर चलते हैं। पाकुड़ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं मनीष से हम बातचीत करेंगे। मनीष, उदय आप बने रहिएगा, फिर बातचीत के क्रम को आगे बढ़ाएंगे, चूँकि एक अहम सवाल है कि अगर वो हॉट सीट है तो आखिरकार बीजेपी का कोई बहुत कद्दावर नेता वहाँ क्यों नहीं पहुँचा प्रदेश का, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हेमंत विश्व शर्मा वहाँ नहीं पहुँचते हैं, अगर यहाँ बाकी के नेता वहाँ नहीं पहुँचते हैं, तो ये ज़रूर सवाल खड़ा करता है कि उनकी जीत को लेकर क्या पार्टी आश्वस्त नहीं है, या उनकी जीत को लेकर क्या सवाल खड़े हो रहे हैं, ये सवाल बनता है। इस पर हम आएंगे, पहले पाकुड़ चलते हैं। पाकुड़ में मनीष हमारे साथ जुड़े हैं। पाकुड़ की लड़ाई अब फिक्स हो गई है मनीष, किसके बीच में लड़ाई मेन दिखती है आपको ग्राउंड में? देखिए, यहाँ पर हम बात करें तो अकील अख्तर जो समाजवादी पार्टी से खड़े हुए हैं, तनवीर हाजी जो AIMIM से खड़े हुए हैं, निशात आलम कांग्रेस से है, अजहर इस्लाम आसू से। अब समझना होगा, देखिए जो चारों नाम है वो मुस्लिम नाम है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो एक मुसलमान फैक्टर, क्योंकि कहा जाता है कि 80% यहाँ पर मुस्लिम है, 20% यहाँ पर हिंदू है। लेकिन यहाँ पर अगर हम थोड़ा इसके जड़ में गए, और जब हम लोगों ने बातचीत की लोगों से और थोड़ा हम लोगों ने समझने की कोशिश की पाकुड़ की इस बार हिसाब किताब
हिसाब क्या हो सकता है 2024 का। तो यहाँ पर समझ में देखिए, यहाँ पर यह आया कि जो निसात आलम जो खड़ी हुई हैं इस बार, आलमगीर आलम की वाइफ जो है कांग्रेस से जिनको टिकट मिला है, जो खड़ी हुई हैं, कहीं ना कहीं जो आलमगीर आलम है उनको लेकर यहाँ पर थोड़ी सी एंटी इनकम्बेंसी थी और लोग नाखुश थे। लोग इसलिए भी नाखुश थे क्योंकि उनका ये कहना था कि भाई यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधा हो वो ठीक ढंग से नहीं थी, शिक्षा की सुविधा यहाँ पर ठीक ढंग से नहीं मिली, और सबसे बड़ा एक मुद्दा यहाँ पर बन बैठा है पलायन का, कि यहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं, तो वो उसको लेकर भी कुछ किया नहीं गया। तो आलमगीर आलम से लोग यहाँ पर काफ़ी नाराज दिखे। वहीं उसके बाद अगर हम आ जाते हैं लेकिन मनीष, आलमगीर आलम ज़मीनी नेता माने जाते हैं, और आप चूँकि ग्राउंड पे मौजूद हैं, मैं अभी फ़िलहाल रांची में हूँ और ग्राउंड रियलिटी हम उतना यहाँ से सिर्फ एसेस कर सकते हैं, और उनको लेकर एक सहानुभूति लहर तो वहाँ होनी चाहिए। जिस तरह से आलमगीर आलम अभी जेल में हैं, तो उसको लेकर क्या आपको नहीं लगता कि एक सहानुभूति की लहर भी वहाँ होगी? देखिए, सहानुभूति अगर कुछ और होता तो शायद सहानुभूति होती, लेकिन यहाँ पर आलमगीर आलम ईडी के शिकंजे में फंसे हैं और ईडी और उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। तो यहाँ के जो पब्लिक है और जिस पब्लिक ने उन्हें वोट किया है, उनका ये कहना है कि उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है, और ऐसे में उन्होंने सारे भ्रष्टाचार किए। अगर वो भ्रष्टाचार जो पैसे मिले या फिर जो जिस पैसों की बात की जा रही है, अगर वो पैसे यहाँ पाकुड़ की जनता के विकास के लिए लगाए जाते ज़्यादा बेहतर होता। तो इस तरह के तमाम यहाँ पर बातें फिलहाल उड़ रही हैं, इस तरह के तमाम बातें यहाँ पर आ रही है, सामने आ रही है। ठीक है, यहाँ पर उनकी वाइफ जो है निसात आलम, जिनको टिकट दिया गया है, वो इसलिए वो जनता के बीच में जाएंगी और ये फैक्टर लेकर जाएंगी कि कहीं ना कहीं उन्हें जो है सिंपैथी वोट मिल जाए। है वो ये है कि उसका एक स्वाभाविक लाभ निशात आलम को ज़रूर मिलेगा। निशात आलम को, चूँकि उनके पति जेल में हैं और चूँकि उनकी जो आलमगीर आलम की जो छवि है वो बहुत सौम्य है, बहुत सॉफ्ट है, तो उनके समर्थक इस नाम पर निश्चित रूप से एकजुट होंगे, हम उम्मीद करते हैं। वैसे ग्राउंड पे अकील अख्तर जो समाजवादी पार्टी से खड़े हुए हैं, उनका कैसा रवैया है और वो क्या सीरियसली चुनाव लड़ रहे हैं, या हम बोलें कि उन्होंने अजहर इस्लाम जो आजसू से खड़े हुए हैं वो उनके साथ सिर्फ एक नाम के लिए खड़े हुए हैं? क्या आपको लगता है अकील अख्तर और अजहर इस्लाम के बीच में? देखिए, अब इसको भी समझना जी, इसको भी समझना पड़ेगा। अकील अख्तर जो है वो कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे, लेकिन उनको कांग्रेस से टिकट नहीं मिला, और उन्हें जो है कल शाम तक कहा जा रहा है, कल शाम को 4 बजे तक उन्हें कांग्रेस का इंतजार था कि कांग्रेस ने उन्हें कहा था कि उन्हें टिकट दिया जाएगा, लेकिन नहीं दिया गया और टिकट दे दिया गया। फिर बाद में आपको बता दें कि निसात आलम को, और फिर वो सपा पार्टी से उन्होंने फिर टिकट लिया, और उसके बाद जो है आज जो है नॉमिनेशन होना था, लेकिन किसी कारणवश आज उनका नॉमिनेशन नहीं हो पाया। लेकिन अगर अकील अख्तर की बात करें तो अकील अख्तर भी एक मजबूत कैंडिडेट के रूप में है, और इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि यहाँ पर अकील अख्तर का भी एक अपना होल्ड है। और माइनस पार्टी, अगर समाजवादी पार्टी मतलब एक तरह से यहाँ पर उसका कोई प्रभाव तो है नहीं, तो हम ये कह सकते हैं कि माइनस पार्टी एक कैंडिडेट खड़ा होता है। समाजवादी पार्टी का प्रभाव उस इलाके में तो बिल्कुल नहीं दिखता मुझे। तो माइनस पार्टी अगर कोई कैंडिडेट खड़ा होता है तो उसके कैंडिडेचर को कितना सीरियसली लिया जाए? सीरियसली तो लोग ले रहे हैं इन्हें, और सबसे बड़ी चीज़ ये है क्योंकि पूर्व के विधायक भी रहे कहा जाता है, तो ऐसे में सीरियसली तो ले रहे हैं इन्हें। और जिस तरह से कैंपेनिंग की जा रही है और जिस तरह से ये चुनाव, देखिए ये जो चुनाव होगा, पाकुड़ का जो चुनाव होगा, इसमें अब नेक टू नेक इसमें लड़ाई है, उसमें नेक टू नेक लड़ाई है आजसू, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में होगा। और ये एक इसमें कोई दो राय नहीं है। भले ही ठीक है, पार्टी समाजवादी पार्टी, चूंकि पार्टी का यहाँ होल्ड नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो चेहरा है अकील अख्तर, उनका एक नाम है, उनका एक यहाँ पर मैं वही समझने का प्रयास कर रहा था। उदय भी उसी इलाके में। उदय, आपको क्या लगता है उदय, जो निशात आलम हैं और अकील अख्तर हैं और अजहर इस्लाम हैं, क्या निशात आलम को वाकई कोई सहानुभूति लहर का फ़ायदा नहीं होगा? एक
और दूसरा कि माइनस पार्टी एक कह सकते हैं, जिसको समाजवादी पार्टी को उस इलाके में बहुत सक्रिय हम नहीं मान सकते, तो माइनस पार्टी एक अकील अख्तर हैं। क्या उनका कैंडिडेचर अब हल्का हो गया? अगर वो कांग्रेस की तरफ से लड़ते तो शायद कुछ ज़्यादा बेनिफिशियल होता। और आजसू से अजहर इस्लाम जो हैं वो क्या अपनी जीत को लेकर उत्साहित दिखते हैं, या वो भी सिर्फ अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हैं? तमाम तरह की बात है। तो आपको क्या लगता है उदय? देखिए, यहाँ पिछली बार भी आजसू ने एक मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई थी पाकुड़ में। बीजेपी और आजसू के बीच यहाँ संघर्ष हो गया था, जिसका फायदा आलमगीर आलम जी को मिला था। और देखिए, इस बार बीजेपी और आजसू यहाँ पर एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं। यानी पाकुड़ में देखिए बीजेपी आजसू दोनों के वोट हैं। और आजसू में अकील अख्तर कुछ महीने पहले तक थे, और उन्हें जब ये पता चला कि आजसू और बीजेपी के बीच गठबंधन हो गया है, तब उन्हें लगा कि वो सीट वो जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि बीजेपी के समर्थन से उन्हें ये जीत हासिल नहीं हो सकती है। तब उन्होंने आजसू छोड़ दिया था, और आजसू उनके छोड़ने के बाद अजहर इस्लाम उनकी एंट्री आजसू में हुई। और देखिए, बीजेपी के पास यहाँ कोई दूसरा प्रत्याशी नहीं था, और इसीलिए बीजेपी ने ये सीट आजसू को दे दी है। लेकिन माना जाता है कि आजसू का संगठन वहां पर है। पिछली बार भी आजसू ने बेहतर प्रदर्शन किया था। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो मुकाबला आजसू और आलमगीर आलम की पत्नी निशात आलम उनके बीच होता है। क्या हम माने कि अजहर इस्लाम एक सशक्त पार्टी के रूप में होने की वजह से मजबूत हो गए हैं, और अकील अख्तर पार्टी न होने की वजह से थोड़ा कमज़ोर हो गए हैं? फिर ग्राउंड रियलिटी क्या है मनीष? देखिए, ये तो बात है। अब उधर से हम भी थोड़ा इससे इत्तेफाक रखते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर बात की जाए तो अभी ऐसे जो कह सकते हैं यहाँ के जो आम वोटर्स थे, जब उनसे बातचीत हो रही थी तो उन्होंने उनका भी ये कहना है कि बीजेपी के अपने यहाँ पर कोर वोटर है, 80,000 से 60,000 के बीच के कोर वोटर है। तो वो तो जाते ही जाते हैं बीजेपी में। उसके बाद जो वोट पड़ते हैं 30 से 40,000 की बात कर ले तो आजसू के लिए भी यहाँ पर उनके कोई कोर वोटर है, तो वो भी जाते जाते। और अगर ये एक मुश्त वोट अगर एक तरफा गिर जाते हैं, एक तरफ गिर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो एनडीए गठबंधन है यहाँ पर मजबूत होता, वो जरूर है, वो दिखेगा यहाँ पर मजबूत होता। लेकिन अब सबसे बड़ी चीज है कि अजहर इस्लाम, देखिए यहाँ पर अजहर इस्लाम की बात हो रही है। उनको टिकट मिला है, एनडीए की तरफ से टिकट मिला है। और आपने भी सही कहा कि जो टिकट दिया गया है आजसू की तरफ से, जो टिकट दिया गया, एनडीए की तरफ से जो टिकट दिया गया, वो टिकट उनको कहीं ना कहीं भारी कर देता है। अदरवाइज अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो नाम की बात करेंगे तो नाम के हिसाब से यहाँ पर दो नाम सबसे ऊपर है। एक तो आलमगीर आलम की वाइफ, आलमगीर आलम का ही अपना एक नाम है वहाँ पर, और एक अकील अख्तर का नाम अपने आप में यहाँ पर एक जो है काफी भारी है, और यहाँ पर अकील अख्तर का भी अपना एक अच्छा होल्ड है यहाँ पर। तो अगर यहाँ पर मुकाबला बड़ा दिलचस्प रहने वाला है यहाँ पर। लेकिन जो बीजेपी के कोर वोटर है वो तो अपने जगह जाएंगे, आजसू के कोर वोटर उनको भी जाना ही जाना है। अब यहाँ पर अजहर इस्लाम के कितने वोटर हैं जो अजहर इस्लाम के फेस पर वोट करते हैं, जो पार्टी सिंबल के उस पर वोट नहीं करते हैं, अजहर इस्लाम के फेस पर कितने वोट करेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। अकील अख्तर या तो आलमगीर आलम उस खेमे, महागठबंधन खेमे का वोट काटते हैं या एनडीए खेमे का, इस पर निर्भर करेगा। और अकील अख्तर इससे पहले आजसू में थे, तो ऐसा नहीं है कि आजसू से उन्होंने उनकी जो कमाई थी या जो जिन लोगों को जोड़ा था उसका भी कुछ परसेंटेज उन्हें मिलेगा। और अगर देखा जाए तो अकील अख्तर अगर इधर महागठबंधन के वोटों का भी हिस्सा छीनते हैं, तो ऐसे में ये बड़ा दिलचस्प होगा कि अकील अख्तर किसके वोट काटते हैं। इस पे पाकुड़ का पूरा परिणाम डिपेंड करता है। एक और दिलचस्प आंकड़ा ये है, चूंकि वहाँ वोटिंग जो वोटर्स हैं उसमें ज़्यादातर संख्या उनकी जो है 60, 70, 80 लोग कह रहे हैं वो अल्पसंख्यकों की है, मुस्लिम की है। और ये तीनों कैंडिडेट जो बड़े कैंडिडेट हैं, बल्कि AIMIM ने भी अपना कैंडिडेट दिया है, तो ये चार तनवीर हाजी, तो 4 कैंडिडेट हो जाते हैं। लेकिन हम ये देखते रहे हैं, इधर लगातार देख रहे हैं कि जो अल्पसंख्यक हैं, जो मुस्लिम हैं, वो बहुत टैक्टिकल वोट कर रहे हैं। उनको जो लगता है कि एनडीए के खिलाफ सशक्त उम्मीदवार है, वो उसके साथ जाते हैं, उनके वोट बंट नहीं रहे हैं। तो ऐसा कुछ क्या दिखता है वहाँ पर आपको मनीष? देखिए यहाँ पर यहाँ पर सर इस चीज़ को यहाँ पर बिल्कुल दिखता है, क्योंकि देखिए जो कोर वोटर हैं और जो अभी आप बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो 80% हैं, तो वो लोग जो है अभी जैसे कि आज सुबह ही हम लोग पब्लिक के बीच में थे, पब्लिक से जब बात होती, देखिए उनका एक साफ
उनका कहना है कि हमें हेमंत सोरेन से बैर नहीं है, वो हेमंत सोरेन की सरकार से वो खुश थे, उनका ही ऐसा कहना था। लेकिन जो आलमगीर आलम थे उनके काम से वो नाखुश थे, तो वो यहाँ पर विधायक जो है बदलना चाहते हैं, वो यहाँ पर बदलाव चाहते हैं। कहते हैं कि वो अगर राज्य में अगर हेमंत सोरेन बैठते हैं तो ठीक है, लेकिन हमको यहाँ पर बदलाव चाहिए। तो अब ये बदलाव चाहिए तो ये किसी भी ओर जा सकते हैं। अब ये हो सकता है तनवीर हाजी के भी की तरफ जा सकते हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी भी कुछ दिन बाद आएंगे, और आपको उनके भाषण के बारे में पता है, अच्छे से पता है वो किस तरह से भाषण देते हैं। तो ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी की तरफ भी जा सकते हैं। अभी हमने अकील अख्तर का जिक्र किया, अकील अख्तर भी यहाँ पर, अकील अख्तर के भी तरफ ये जा सकते हैं। यहाँ पर बात करें अजहर इस्लाम की तरफ भी जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी जितना हम लोग सोच रहे थे कि यहाँ पर आके कि कांग्रेस का एक जो यहाँ पर वोट है, यहाँ पर जैसे जेएमएम का एक वोट है, तो अगर ये लोग साथ में मिलकर लड़ रहे हैं तो ये वोट एक तरफा गिर जाएगा, जेएमएम के, कांग्रेस के वोट गिर जाएंगे। तो इस बार ये थोड़ा भूल लोग ना करें, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा इस बार बदलाव होगा। यहाँ पर पाकुड़ की जो मुस्लिम वोटर्स है, जो यहाँ पर मुस्लिम वोटर्स हैं, वो इस बार थोड़ा बदलाव चाहते हैं, और बदलाव के चलते ये किसी को भी वोट कर सकते हैं। तो क्या आपको लगता है मनीष, कि आलमगीर आलम के इस चुनाव में ना होने का नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ेगा? जी बिल्कुल, और इसमें कोई दो राय नहीं, कोई इसमें शक नहीं है। सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, बार बार आपने भी कहा कि वो काफ़ी सॉफ्ट नेचर के रहे हैं। जी बिल्कुल, वो बड़े सॉफ्ट नेचर के रहे हैं, और सबसे बड़े हंसते हुए बात करते थे, हमेशा सबसे वो हंसते हुए मिलते भी थे। लेकिन अभी वो फिलहाल जेल में है, और करप्शन के जो है इल्ज़ाम में अभी वो जेल में है। ईडी ने उनको अभी पकड़ रखा है। तो ऐसे में उनके ना होने से उसका असर ज़रूर दिखेगा, क्योंकि अभी जो कांग्रेस है, कांग्रेस की तरफ से भी अभी आप देखिए, कांग्रेस की तरफ से भी कोई ज्यादा यहाँ पर इफेक्ट नहीं दिया जा रहा है, कोई ज्यादा यहाँ पर शोर नहीं किया जा रहा है अभी पाकुड़ के अंदर, क्योंकि कांग्रेस के लिए एक मजबूरी है, आलमगीर आलम को वहाँ पर यहाँ पर सीट देना उनके लिए भी एक मजबूरी थी। एक फैक्टर रेस्ट रह जाता है मनीष, उस पर हम चर्चा करेंगे। जेल कैम्प के वहाँ पर विकास गौंड खड़े हैं, क्या वो कोई फैक्टर है वहाँ पर? चूँकि हम देखते हैं उसका जो गिरिडीह के आसपास के इलाकों में, डुमरी में जेल कैंप का पूरा प्रभाव है। लेकिन उदय, आपसे भी जानना चाहेंगे, क्या पाकुड़ में जेल कैंप प्रभावित हो सकता है? देखिए, जेएलकेएम के प्रत्याशी ने यहाँ जामताड़ा में भी नॉमिनेशन किया, लेकिन उस तरह का उत्साह, उस तरह की भीड़, उस तरह के समर्थकों का हुजूम यहाँ भी नहीं देखने को मिला है। तो ऐसा मुझे लगा कि संथाल में बहुत ज्यादा पकड़ जेएलकेएम की नहीं है। जयराम महतो ने हालांकि बहुत ज्यादा इधर दौरा भी नहीं किया है, और मुझे लगता है मनीष भी, उनका भी एक्सपीरियंस यही होगा कि जेएलकेएम की वहाँ बहुत ज्यादा पहुंच नहीं होगी। आज जामताड़ा में भी मुझे देखकर यही लगा, क्योंकि जब प्रत्याशी अमूमन जब नॉमिनेशन फाइल करने जाते हैं तो उनके समर्थक काफी संख्या में बाहर मौजूद रहते हैं, चाहे जयराम महतो हो या मोतीलाल महतो हो, देवेंद्र महतो हो। एक उनके साथ यूथ की एक अच्छी खासी फौज होती है जो इस बात को लेकर आंदोलन कर रहे थे, आंदोलन में साथ थे, लेकिन ऐसा नहीं दिखा। तो इस बात से लग रहा है कि जेएलकेएम यहाँ बहुत ज्यादा प्रभावी मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए, तो जेएलकेएम फैक्टर कितना है मनीष, आपकी नजर में जेएलकेएम फैक्टर कितना दिखा? जेएलकेएम बिल्कुल, क्या नाम है, उदय से बिल्कुल सहमत है। यहाँ पर जेएलकेएम का फैक्टर जो है वो नहीं दिख रहा है, और यहाँ पर जो नॉमिनेशन भी किए गए, हम बात, और वो एनर्जी यहाँ पर नहीं है। पाकुड़ के अंदर कहीं नहीं दिख रही है कि जेएलकेएम जो है वो उत्साह और वो एनर्जी के साथ यहाँ चुनाव लड़ रही है। कैंडिडेट उतारना हो सकता है, कुछ सोच कर कैंडिडेट उतारा गया हो कि चलो ठीक है, अगर नहीं भी जीतते हैं तो कम से कम हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे वोट परसेंटेज कितने हैं, और फिर हम उस हिसाब से काम करेंगे। बस कैंडिडेट हो सकता है इसीलिए उतार दिया गया हो, वरना जेएलकेएम का यहाँ पर कोई फैक्टर नहीं है। यहाँ पर जेएलकेएम का यहाँ पर अभी दूर दूर तक तो अभी फिलहाल ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। जेएलकेएम की कोई बात भी नहीं कर रहा है यहाँ पर फिलहाल। यहाँ पर यूथ की बात अगर हम करेंगे, युवाओं से भी अगर हम बात करेंगे, तो युवा भी जो है या तो फिर एनडीए की बात करें या तो इंडिया अलायंस की बात करें,
रहे हैं। अदरवाइज जेएलकेएम की तरफ भी कोई उतना वो नहीं देख रहा है, कोई जेएलकेएम की तरफ भी उस हिसाब से यहाँ पर इतना नहीं ध्यान। ठीक है मनीष उदय, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल सीट पर लाइव अपडेट हम आपको हर दिन देंगे, हर दिन क्या खास हो रहा है, किस सीट पर क्या खास हो रहा है, ये हम आपको बताएंगे हमारे इस विशेष कार्यक्रम में लाइव सीट अपडेट। आप रांची से भी जानेंगे, आप बाकी के इलाकों से भी जानेंगे लाइव सीट अपडेट। हमारे इस कार्यक्रम के साथ जुड़े रहिए। फिलहाल इतना ही, इजाज़त दें, नमस्कार।